Welcome students. Today we are going to begin with modern theory of covalent bond. Last time we have did Louis Langmuir concept of covalent bond. So look at the modern theory of covalent bond. ध्यान से देखेंगे बच्चों की मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपको क्या कहती है। ये थ्योरी क्या कहेगी, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर आप किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, अब देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मीन्स कोई भी ऐसी चीज, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कुछ भी ऐसा जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बीकर लेते हैं और बीकर में कोई सोल्यूशन लेते हैं और आप उस बीकर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो वो बीकर आपके लिए क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें कहती है कि इस वर्ल्ड का हर एक सिस्टम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि एटम एक दूसरे के साथ इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनकी एनर्जी क्या हो सके, मिनिमम। और अगर एनर्जी मिनिमम होगी दैट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। गेट इट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो दो एटम्स के बीच में दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक तो होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। याद रखेंगे दो एटम जुड़कर मॉलिक्यूल तभी बनाएंगे अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। देखिए बच्चों, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो एक हाइड्रोजन जिसको मैं ए से डोनेट कर रही हूं, इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बी से मैं दूसरे हाइड्रोजन को डिनोट कर रही हूं, प्लस साइन किसको बता रहा है, दूसरे हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन को, और ये क्या है, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी है। आप सभी को पता है कि अट्रैक्शन कब होती है, जब चार्जेस क्या होते हैं, ऑपोजिट। पर जो सेम चार्ज होते हैं उनके बीच में हमेशा कैसे फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन के केस में मेरे पास 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और 2 ही क्या है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम H2 मॉलिक्यूल कैसे बन गया, क्योंकि यहां पर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नंबर भी 2 है और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी 2 है। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से। इस वजह से जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसी मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा होती है तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम। और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। इस तरह से आपके पास H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बना। ठीक है, तो देखिए सपोज ये हमारे पास फर्स्ट हीलियम एटम है और ये सेकंड हीलियम एटम है। फर्स्ट हीलियम एटम की आप सभी को पता है, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है। यहां पर मैंने न्यूक्लियस के अंदर 2 प्लस साइन लगाए हैं, क्यों, क्योंकि हीलियम में कितने प्रोटॉन है, 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं हीलियम के, 2। ये मेरे पास सेकेंड हीलियम एटम है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 2, और इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। तो अगर आप यहां ध्यान से देखिए कि हीलियम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी है। पर मेन पॉइंट क्या है, ध्यान से अगर आप दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर आपको ये पता चलेगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं, टोटल 4। पर जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है टोटल वो कितने हैं, 5। जब भी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन वाले फोर्स से ज्यादा होते हैं तो दो एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो एटम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो जुड़ के मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। गेट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि एक कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जो एटम्स होते हैं, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है, तो जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि कैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफ फिल्ड हैं। आप सभी को सेकंड चैप्टर में बताया था कि हम ज्यादातर ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते थे, बॉक्सेस से, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन रखी है कि जब भी आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, दोनों के दो कैसे होने चाहिए, हाफ फिल्ड। दैट मींस एक एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1, ठीक है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हैं, हाफ फिल्ड हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एक में आपने एरो की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई और दूसरे में डाउनवर्ड दिखाई है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की आप डायरेक्शन सेम दिखा देंगे तो यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट दिखा रही हूँ, एरो अपोजिट दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस क्या हैं, कम हैं। गेट इट? तो एक बार फिर से देखेंगे क्या कहती है ये थ्योरी। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप, कंप्लीट ओवरलैप नहीं तो जस्ट पार्शियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा साइज किसका है, एटॉमिक ऑर्बिटल का, और ओवरलैप सिर्फ किसमें हुआ है, सिर्फ 20 पार्ट, सिर्फ बीच वाले इतने से हिस्से में तो ओवरलैप हुआ है ना। जब थोड़े से हिस्से में 2 एटम का ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। पार्शियल मीन जरा सा, ठीक है। कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ये एरो किसको बता रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। आपको पता था ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते थे, या तो क्लॉकवाइज घूमते थे या कैसे घूमते थे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर मैं इस थ्योरी के बेसिस पर बात करूं तो H2 मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बट अगर हम बात करें हीलियम की, आप सभी को पता है कि हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करती हूं, देखिए भाई पहले वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 एटम के ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड। पर यहाँ तो हीलियम के दोनों ही एटम कैसे हैं, ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो ये क्यों कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन नहीं करेंगे। गेट इट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक तो होते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड। याद रखेंगे जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किससे स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड से, ठीक है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली बात, सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हैं, पहले वाला भी s ऑर्बिटल है और दूसरे वाला भी s है, ठीक है। जब s s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरी कंडीशन, एक ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, s, और दूसरा कौन सा होना चाहिए, p। आपको पता है p के केस में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। जो pz है वो कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल वो है बच्चों जो कि हमारे पास इस डायरेक्शन में है, जहां पर जैसे जनरली हम इस एक्सिस को क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस मानते हैं ना, पर इस चैप्टर में हमने 2pz को एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया है, ठीक है। तो जब ये दो आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, p ओवरलैपिंग। यहाँ पर भी कौन सा p ऑर्बिटल लेना है आपको, 2pz। एक बार फिर से कह रही हूँ 2pz का मतलब यहाँ पर क्या है, वो ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और कौन सा, सिग्मा। याद रखेंगे इस बात को हमेशा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं तो लास्ट में हमेशा क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीनों ही केस में क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गेट इट? 3 कंडीशन रिक्वायर्ड है सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए, एस एस, एस पी एंड पी पी। पी याद रखना है, पी ऑर्बिटल हमेशा आपको वो लेना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात सिग्मा बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड हमेशा किसके अलोंग बढ़ता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। भाई देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, ऐसी एक्सिस जो 2 एटम के न्यूक्लियस से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इन सभी के केस में, जितने भी मैंने 3 एग्जाम्पल है, सभी केस में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बना है, ठीक है। भाई न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और इंटर का मतलब क्या होता है, 2 न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर। जैसे देखो
एक तो मेरे पास एटम ये है और दूसरा एटम ये है, दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो वो लाइन जो मैं इनके सेंटर से पास कर रही हूँ दोनों न्यूक्लियस के, उसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है बच्चों, जब जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं वो साइड से ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड से, मींस या तो ऊपर से या फिर नीचे से, बीच में से ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो या तो प्लेन के ऊपर से ओवरलैप करेंगे या नीचे से, सेंटर से नहीं करेंगे। ठीक है, और पाई बॉन्ड केवल कौन बनाता है बच्चों, या तो पी एक्स बनाते हैं या फिर कौन बनाते हैं, पी वाई बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन ये रही। ऑक्सीजन में हाफ फील्ड कौन से होते हैं, एक तो होता है 2p1 और एक क्या होता है 2pz। ठीक है, ये वाला क्या, अभी ध्यान से देखेंगे, ये वाला भी बताया था जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं इसको हम क्या मानते हैं, pz। ठीक है, और इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पी वाई बोलते हैं। ठीक है, एक तो है pz और एक क्या है py। आप सभी को पता है कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और जो py होते हैं इनमें कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, आपने नोट नहीं किया, आई डोंट नो किया है नहीं किया है, बट जो दो ऑक्सीजन आपके पास एटम होते हैं उनमें दो बॉन्ड बनते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, आप कैसे पता करें किस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा है कितने पाई, कैसे पता करेंगे भाई, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखेंगे ना, कुछ नहीं सीख सकते। सो दिस इज द प्राइम मोस्ट थिंग यू हैव टू लर्न। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है कि सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में मेन क्या डिफरेंस, आपको पता ही है कि क्या है। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो उस मॉलिक्यूल को घुमाना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन एटम मानिए और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, तो मैं इसको आसानी से घुमा सकती हूँ ना, इस बॉन्ड को, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर पाई बॉन्ड की बात करें, आपको पता है कि दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, उनके बस ऊपर और नीचे ही ओवरलैपिंग है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाने की कोशिश करूंगी ना तो एकदम से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, लार्ज होती है, बट जो पाई बॉन्ड का केस है उसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, काफी कम होती है। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।